इस बार दिवाली के मौके पर बाजार में सब तरफ है एक ही शब्द डिमांड। डिमांड किसी की भी हो, चाहे वो आपके लिए प्रोडक्ट्स की हो, चाहे शेयरों की हो, यानी कि मार्केट लाइफ टाइम हाई के आसपास और सारे प्रोडक्ट्स की डिमांड है दमदार। और इसीलिए हमने भी टाइटल चुना है इस बार की दिवाली का, ये दिवाली दमदार डिमांड वाली है। और आज हमारे साथ कार्यक्रम में एक खास मेहमान शामिल हो रहे हैं जिनकी डिमांड मेरे लिए, हमारे दर्शकों के लिए हमेशा रहती है, खास तौर से तब जबकि बाजार के डायरेक्शन का आपको लेना हो अंदाजा, चाहे फिर वो भारतीय बाजार हो या फिर दुनिया भर के बाजार। तो आइए स्वागत करते हैं सिंगापुर से हेलियस कैपिटल के समीर अरोड़ा साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। समीर सर, स्वागत है, बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको, आपके पूरे परिवार और आपकी टीम को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। थैंक यू जी, और आपको भी और आपके व्यूअर्स को। बड़े दिन हो गए, आपकी शक्ल नहीं देखी थी मैंने। अरे सर ऐसा तो करें, कम से कम भले आप इंटरव्यू कम दे, शक्ल टीवी खोलकर जरूर देख लिया करें। लेकिन हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है सर लंबे समय बाद मुलाकात करते हुए। सबसे पहले ये बताइए सर, पिछली दिवाली से इस दिवाली बहुत पैसे बन गए, मतलब लग रहा है ऐसा कि इस बार कुछ जितना सोचा था उससे कहीं ज़्यादा बन गए। 75% स्मॉल कैप इंडेक्स ऊपर है, 65% मिड कैप इंडेक्स ऊपर है, सेंसेक्स। अच्छा सर ये बताइए, अगली दिवाली तक इतने नहीं, इसके आधे तो बन जाएंगे? आधे भी थोड़े ज्यादा हैं, क्योंकि अभी देखिए एक साल में बने हैं करीब 60% बने हैं मेरे ख्याल से। अब डिपेंड करता है कौन से डेट से लें, तो 60% का आधा भी ज्यादा है, 30% भी नहीं बनने चाहिए वैसे। लेकिन आपको ऐसे नहीं देखना चाहिए मार्केट को, आपको देखना है दो तरीके से। एक कि अगर मैं मार्केट में डालूं तो क्या मेरे जो बाकी ऑल्टरनेटिव चॉइसेस हैं, विच इज फिक्स्ड इनकम, रियल एस्टेट या इवन ग्लोबल, उससे आपके 10% के करीब ज्यादा बनने चाहिए। ये बात एंड सेकेंड, क्योंकि लॉन्गर टर्म रिटर्न इंडियन मार्केट का रहा है अराउंड 15% पर एनम। अगर आप 25 साल का रिटर्न देखें, मेरे ख्याल से 14% पर एनम है रुपीज में। तो आपको अगर 15% का लगे कि 15% की रेंज में रिटर्न बन सकता है और एक्स्ट्रा बनेंगे तो ऑफ कोर्स अच्छी बात है। लेकिन अब 30% के हिसाब से मार्केट में ना एंटर करें, फिर आपको ज्यादा ही डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। मैं और रिटर्न्स की उम्मीद थोड़ी कम कर लेता हूँ, अगले साल यहाँ से ऊपर होंगे ना? हाँ, ये hopefully वो भी होगा तो बड़ी बड़ी बात है। ठीक वो बात है, होना चाहिए। अगर बिल्कुल। आप पीछे देखें कि इस साल में आपको क्यों लगता है कि मार्केट बड़ी हाई हो गई है, क्योंकि अगर आप एक साल का रिटर्न देखें तो जो भी 55-60% है, वो जो बड़ा ज्यादा लगता है व्हेन कंपेयर टू लॉन्गर टर्म एवरेज। लेकिन आज से अगर आप देखें कि पिछले 3 साल में क्या रिटर्न बने इंडेक्स के, तो वो करीब है 21% पर एनम। अगर आप बोले कि 5 साल पहले, आज से 5 साल पहले के क्या रिटर्न है, मतलब 5 साल में, तो वो अराउंड 16% पर एनम है। दैट मीन्स लॉन्गर टर्म रिटर्न्स अभी बहुत ज्यादा नहीं बने हैं, ये एक साल में अच्छे हो गए, जिससे 5 साल के नंबर और 3 साल के नंबर भी अच्छे दिखने लग गए। अगर आप 2007 दिसंबर से 5 साल देखते हैं कि जी पिछले 5 साल में कितने पैसे बने हैं, तो आपका रिटर्न इंडेक्स का था करीब 44% पर एनम 5 सालों के लिए। अगर आप 3 साल देखते पीछे कि भाई 2007 एंड में मैंने लास्ट 3 साल में इंडेक्स ने हमारे कितना रिटर्न बनाया, तो वो था करीब 45% पर एनम फिर से। तो अभी ये नहीं लगता कि 5 साल में आपने कोई बहुत ज्यादा पैसे बनाए हैं, आपने इन लाइन विद लॉन्गर टर्म जो रिटर्न्स होते हैं इंडिया के 15-16% उसी हिसाब से बनाए हैं। ठीक बात एंड है, वो लास्ट ईयर रिटर्न्स इसीलिए अच्छे हैं क्योंकि पिछले 4 साल के बड़े गंदे थे, ठीक बात है, या मतलब बिलो एवरेज थे, नॉट गंदे थे, बिलो एवरेज थे, तो वो एवरेज ठीक हो गई। ठीक बात है। तो ऐसा ना सोचे कि बहुत पैसे बन गए। हाँ, ये ज़रूर है कि जो पिछले साल डेढ़ साल में काफ़ी इन्वेस्टर्स मार्केट में उतरे हैं, नए इन्वेस्टर्स इतने आए हैं, उनके लिए बहुत सारे हो गए, उनकी एक्सपेक्टेशन भी ज़्यादा है। तो पहली बार उन इन्वेस्टर्स ने थोड़ा साइजेबल करेक्शन भी देखा कि हाँ, निफ्टी कभी कभी 500-600 पॉइंट भी गिरता है। तो ये करेक्शन की शुरुआत है या एक हल्का फुल्का रनिंग करेक्शन है, या फिर बाजार टॉप आउट कर रहे हैं? बाजार के डायरेक्शन को लेकर आपका क्या व्यू है सर? सो अभी मुझे नहीं लगता कि टॉप आउट हुआ है, बिकॉज एज आई एम सेइंग, मुझे लगता है कि मार्केट एक साल में लगता है ज्यादा चली है, वैसे कोई ज्यादा नहीं चली अगर आप 3-5 साल का नहीं। सेकेंड है, अगर आप इस महीने की करेक्शन को ही देखें तो वही बात हो रही है, अभी भी मंथ टू डेट रिटर्न्स पॉजिटिव है। अभी भी ये जो स्टॉक्स काफी गिरे हैं वो भी अभी 5-5, 10-10% इवन इंट्रा मंथ अप है। तो अभी आप इसको कैसे करेक्शन गिने, अगर एंड ऑफ द मंथ, जो कि अब तो 4 दिन रह गए, उसके बाद हमारी एनएवी अप थी, चलो 2% अप थी इस महीने, या 1.5% या 2.5%, तो इसको मैं क्यों करेक्शन गिनूं? करेक्शन होता है जब आदमी को
दूसरे को समझाने में शर्म आ जाएगी जी हमारा इतना रिटर्न खराब हो गया इस महीने। अभी तो मुझे लगता है ये तो नॉर्मल है, इसमें कोई टेंशन क्या है? जब हर महीने हम एनएवी बताते हैं, परफॉर्मेंस बताते हैं। अगर नवंबर 1 को हमने बोलना है कि ठीक है जी 2% बन गए, हाँ, बीच में 5 बन रहे थे सपोज़। ये तो चलता रहता है। सो अभी के लिए हम इसको करेक्शन एज़ अ नॉर्मल करेक्शन गिनेंगे। सेकंड इज़ कि नॉर्मली नवंबर टू फेब, अगर आप हिस्ट्री में जाके देखें, एक्चुअली अक्टूबर टू फेब बड़ा अच्छा पीरियड होता है मार्केट्स के लिए। एंड वो इसलिए भी होता है क्योंकि ईयर एंड के, जैसे आप कह रहे थे, एक्साइटमेंट होती है, सेल्स होती है, न्यू एलोकेशंस होती हैं ग्लोबल फंड्स की। फिर इंडिया में थोड़ी और एक्साइटमेंट होती है कि बजट कैसा होगा। फिर वो फेब में कभी डिसअपॉइंट करते हैं, कभी अच्छा होता है, कभी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स आ जाता है, ये हो जाता है, फिर वो थोड़े दिन मार्केट खराब रहती है। बट अदरवाइज सीजनली ऑल्सो दिस इज अ गुड पीरियड। बिकॉज अब क्या होता है, जैसे जिसने इंडिया में पैसे नहीं डाले, ग्लोबल इन्वेस्टर ने, वो अपने ईयर एंड के विंडो ड्रेसिंग करता है इन द सेंस कि जी मैं तो इंडिया में हूँ, मैंने डाल दी है, आई एम पार्ट ऑफ द न्यू दिस थिंग। तो ये नॉर्मली इज अ गुड पीरियड। अभी करेंटली देयर इज अ करेक्शन, बट मतलब सुपर स्केरी करेक्शन नहीं गिनते हम इसको, तो बात है, ठीक है, हल्का ऐसे फुल्का चलते रनिंग रहते करेक्शन है और वो होना भी चाहिए, बाजार की सेहत के लिए अच्छा है सर। क्योंकि आपकी ग्लोबल मार्केट्स पर गहरी पकड़ है, लाइफ टाइम हाई पर अमेरिकी मार्केट है, लेकिन दो चीज़ों से बड़ा डर लग रहा है। एक तो ये इन्फ्लेशन कमोडिटीज़ का जो बढ़ा हुआ है, और दूसरा हैं। यूएस अब धीमे धीमे कभी न कभी तो शुरुआत करेगा टैपरिंग की। इन दोनों को देखते हुए क्या ग्लोबल मार्केट्स में कोई खतरा है, या फिर ये सब डिस्काउंटेड ही है? ये जी मुश्किल है ऐसे कहना, बट हम अपनी तरफ से सोच रहे हैं कि डिस्काउंटेड है, क्योंकि हमारा ग्लोबल फंड भी है। जी। लेकिन एक बात है कि थोड़ा सा उनको टेपरिंग मतलब ये कम करना पड़ेगा, रेट बढ़ाना पड़ेगा, ताकि लोगों को लगे कि उनको इन्फ्लेशन का कंट्रोल का उन्होंने शुरू किया है। अगर अगर वो आगे बोले डज नॉट मैटर, ये तो शॉर्ट टर्म है, फिर मार्केट भी सोचती है कि दीज गाइज आर नॉट रियली लुकिंग एट द रियलिटी। तो थोड़ा-सा दोनों चीज़ों को आप वो कर सकते हो कि आपका प्रोसेस भी शुरू हो गया और इन्फ्लेशन के अगेंस्ट आपका थोड़ा-सा रिस्पॉन्स भी हो गया। लेकिन अभी हम ये सोच रहे हैं कि अगर आप इन्फ्लेशन को देखें कि कहाँ से आ रही है, ऑफ कोर्स ये आ रही है बिकॉज़ सप्लाई चेन बहुत अटक गई है। लोग बीमार हो गए हैं, लोग शिप्स नहीं मिल रही हैं, कंटेनर नहीं मिल रहे हैं, पोर्ट में कैपेसिटी नहीं है, बिकॉज़ डिमांड हो गई, लेकिन साथ में जब मलेशिया में प्रॉब्लम हो गई, तो आधी कंपनियाँ जो मलेशिया से चीज़ें सोर्स करती थी, वो अटक गए, उनके ऑर्डर्स अटक गए। अब ये चीज़ें शॉर्ट टर्म में तो बहुत हाई इन्फ्लेशन मतलब इज कमिंग आउट, बट ये मुझे लगता नहीं है कि ये बड़ा कोई सस्टेनेबल प्रॉब्लम है कि जी इसको आप हैंडल नहीं कर सकते। ये टाइम की बात है। और अगर जैसे जैसे ये, जैसे अभी कहते हैं यूके में ड्राइवर्स नहीं है, ओके, टू ब्रिंग थिंग्स फ्रॉम यूरोप, क्योंकि आपने वो उनके इमिग्रेंट वीजा नहीं दिए। अब इस प्रॉब्लम को हम कैसे सोच लें कि ये बहुत बड़ी ग्लोबल प्रॉब्लम है, कैन नॉट बी सॉल्व्ड, हम्म। या जैसे कंटेनर नहीं मिल रहे। अब ये चीज़ें 3-4-6 महीने में हो सकता है कि आपकी थोड़ी सेल्स निकल गई, क्योंकि आपका ये पीक सीज़न था क्रिसमस, दिवाली वगैरह का। लेकिन आई थिंक मार्केट्स विल नॉट लुक एट इट एज़ परमानेंट काइंड ऑफ इन्फ्लेशन बिल्कुल। अच्छा सर, और लॉन्गर टर्म। जी, इंडियन मार्केट में क्या खास बड़े ट्रिगर्स आपको दिखते हैं तेजी के? मतलब अगले साल 2-3 साल के व्यू से अगर मैं पूछूं, किस वजह से इंडिया के मार्केट बढ़ने चाहिए? सो इंडिया की मार्केट एक तो बढ़ रही है क्योंकि वो पहले नहीं बढ़ी थी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको फिर से दोहराया जाए कि एक साल में 60% बढ़ने के बाद भी 5 साल का रिटर्न अब जाके 15% या 16% पर एनम बना है। सेकंड है, जो 3-4 चीज़ें पहले चली थी, मतलब हुई थी, जिसके कारण मार्केट को थोड़ा डिस्टर्ब हो गई, जैसे था डीमोनेटाइजेशन हो गया, फिर जीएसटी हुआ, फिर वो रेरा वगैरह में कई कंपनियों से पहले रियल एस्टेट में बड़े नुकसान हुए। तो जैसे ये जो वहाँ पे एवरग्रांडे वगैरह में हो रहा है, वो इंडिया में हो चुका है। 2000 कब हुआ था, 15-16 में जब भी हुआ था, जब वो जयप्रकाश और यूनिटेक और उन सब ने लोगों के प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नहीं किए, लोगों का लॉस हो गया, उनको घर नहीं मिले। उसके बाद 2019 में एक बहुत बड़ा टैक्स कट हुआ, जिसके लिए भी एक बुल रन होना चाहिए था। लेकिन 2020 में कोविड आने से ये सब चीज़ें मतलब ओवरराइड हो गई विद कोविड। बट अब वो सब चीज़ें ठीक हो गई हैं या टाइम के साथ खत्म हो गई हैं। एंड साथ में आप वैसे चाहे बुरा लगे किसी को, लेकिन आपकी ऑर्गेनाइज कंपनीज को फायदा हो गया और अनऑर्गेनाइज कंपनीज को नुकसान हुआ इस दौरान। अब वो फेज भी खत्म हो गया, क्योंकि अब कितने साल तक वही की वही चीज़ चलती रहेगी, वेयर आइदर द अनऑर्गेनाइज्ड गाय लीव्स, जैसे
ये डेवलपर्स वगैरह ये कम हो गए, बिकॉज पीपल डोंट वांट टू बाय हाफ मेड हाउसेज, दे वांट रेडी मेड हाउस, और दे वांट कि भाई ये डेवलपर कंप्लीट करेगा हमारा प्रोजेक्ट, तो बड़े लोगों से डील हुई। तो ये सब चीज़ें होने के बाद अब मार्केट शुरू ही है चलनी, इसलिए मुझे नंबर वन तो लगता है कि अभी शुरू हुआ है ये, बिकॉज हम्म, 4-5 साल से वो अटक जाती थी हर पॉइंट पे, ठीक। जबकि वो पॉइंट उस वक्त के हिसाब से प्लस माइनस ठीक थे। सेकंड है कि अब अगर आप देखें प्राइवेट इक्विटी फ्लोज, वीसी फ्लोज, वेंचर कैपिटल में लास्ट क्वार्टर में जो सितंबर 30 को फर्स्ट टाइम एवर इंडिया में $10 बिलियन से ज़्यादा डाले गए न्यू कंपनीज में। प्राइवेट इक्विटी वालों के पैसे बन रहे हैं बिकॉज ऑफ गुड आईपीओज, तो वो भी खुश हैं, तो वहाँ से भी पैसे आ रहे हैं। थर्डली, चाइना ने अपने आप को थोड़ा शूट कर दिया, और चाइना का वेटेज इंडिया से करीब 3 टाइम्स ज़्यादा है वर्ल्ड इंडेक्स में। तो अगर इंडिया का इमर्जिंग मार्केट में से 11% है, उनका करीब 33-34% है वेट, तो अगर वहाँ कोई 5-10% ऑफ दैट 33%, मतलब 3-4% भी कोई कम कर ले, उसका नेचुरल बेनिफिशियरी इंडिया है, क्योंकि वो इंडिया और चाइना, जो आदमी चाइना में पैसे अलग से डाल रहा है, वो ये तो नहीं कहेगा कि अच्छा चाइना में मैं डिसअपॉइंट हो गया, मैं मलेशिया में डाल देता हूँ, वो मोस्टली इंडिया को देखेगा। उसमें अगर 1% इंडिया में है तो इंडिया के लिए 10% ग्रोथ हो गई फ्लोज में, ओवर एंड अबव नॉर्मल फ्लोज। सो इंडिया को उससे भी फायदा हुआ है कि एट द सेम टाइम व्हेन चाइना इज डूइंग बैडली, इंडिया इज डूइंग वेल। प्लस ये सब इवेंट्स जैसे एयर इंडिया का दिस थिंग इन अ नॉर्मल टाइम, दीज देमसेल्व्स आर वेरी गुड इवेंट्स। अभी तो बुल रन में आ रहा है तो लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं कि व्हाट अ गुड इवेंट इट वाज, बिकॉज वैसे ही बड़े रीजन से मार्केट चल रही थी। लेकिन लेट अस थिंक कि अगर मार्केट नहीं चल रही होती और आप कहते हैं कि एयर इंडिया प्राइवेटाइजेशन हो गई है या कुछ और होने वाली है या एलआईसी होने वाला है, लोग उसी से 5% मार्केट बढ़ा देते कि गवर्नमेंट इज डूइंग द राइट थिंग्स। सो अभी फॉर्चुनेटली सारी चीजें इकट्ठी चल रही हैं, वेयर फ्लोज भी आ रहे हैं, डोमेस्टिक फ्लोज भी आ रहे हैं, एंड कॉर्पोरेट अर्निंग्स विल आल्सो बी गुड। अब आप ये कह सकते हैं कि कोई स्टॉक थोड़े ज्यादा बढ़ गए हैं, हम्म, कुछ स्टॉक्स में स्पेकुलेशन बहुत ज्यादा है, वी आल्सो अग्री, वो तो होगा कहीं ना कहीं पॉकेट्स में। ठीक बात है। अच्छा सर, लेकिन कंपनियों की कमाई, रिजल्ट सीजन जो बड़ा जोरों में है और लोग कह रहे हैं कि ये तो पहले जैसे ही वो 2003 से 2008 में हिंदुस्तान में कंपनियों की कमाई जो बढ़ी थी 4-5 साल एक तरफा, वैसे ही वापस मामला दिख रहा है। आप सहमत हैं सर? मैं सहमत होना नहीं चाहता, क्योंकि मैं कहता हूँ कि मैं उस हिसाब से प्लान नहीं करना चाहता। मुझे खाली चाहिए कि मेरे 15% रिटर्न आने चाहिए मार्केट के, और मेरा मार्केट से ज़्यादा होना चाहिए और बाकी लोगों से ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन अगर उससे ज़्यादा है तो आई विल टेक इट, बट मैं उस हिसाब से प्लानिंग नहीं करूंगा कि उस टाइप से स्टॉक खरीदने लग जाऊं कि जी, क्योंकि अगर आपको लगे कि पूरी मार्केट की ग्रोथ 30-40% है, फिर आपको हमारे HDFC बैंक टाइप स्टॉक कैसे लेंगे आप कहेंगे ये तो बड़ा स्टेडी ग्रोअर है, फिर आपको वो ज़्यादा हाइपर वाले स्टॉक लेने पड़ेंगे गंदे गंदे सेक्टर में जहाँ पे 40-40% ग्रोथ होती है। हमें वो नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि कुछ कंपनियां जो हैं हमारी वो स्टेडीली ग्रो हो रही हैं, एंड कुछ कंपनियां हम नई डिस्कवर कर रहे हैं या ले रहे हैं। जैसे फॉर्चुनेटली आजकल हमारी नंबर 1 होल्डिंग ICICI बैंक है, तो आज हमारी स्माइल थोड़ी ज़्यादा है। लेकिन जनरली कुछ यू आर बाइंग न्यू थिंग्स विच यू आर नॉट हैविंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, एंड कुछ जो पुराने हमारे घोड़े हैं। लेकिन अगर आप बोले कि 40% मार्केट ग्रो हो रही है आगे, आप सोचें, फिर आपको ये 15-20% ग्रोथ वाली कंपनियों में मजा ही नहीं आएगा, तो आपकी सारी साइकोलॉजी चेंज हो जाएगी। आई डोंट वांट दैट, तो इसलिए परफेक्ट। मुझे नहीं पता, नाम के हिसाब से सोचो। हम्म, थोड़ी ज़्यादा नहीं सर, ICICI बैंक की वजह से स्माइल बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। 1 फरवरी को जो बजट के दिन ICICI बैंक बढ़ा था, उससे भी बड़ा मुंह आज आया, तो ऐसा मुंह तो शायद बजट के दिन देखा था, उसके बाद तगड़ा मुंह आता दिखा है। अच्छा सर, एक और चीज़, बैंक्स पे आप पॉजिटिव हैं ही, हमेशा से आपका फेवरेट रहा। IT शेयरों पर क्या व्यू बन रहा है आपका इन रिजल्ट्स को देखने के बाद में? बैंक्स, IT, ये भी आप अभी भी आपकी लिस्ट में सबसे टॉप पर हैं? से आप टॉप 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 सो टॉप में तो बैंक्स हैं, हमारी टॉप 3 होल्डिंग तीनों बैंक्स हैं। नंबर 1 ICICI बैंक, नंबर 2 HDFC बैंक, नंबर 3 स्टेट बैंक। वाह। और आईटी में फोर्थ फिफ्थ होंगे जो नेम्स। तो आईटी में भी वेटेज हाई है। और आईटी सी देखिए, अगर हम 3 थीम्स देखें हमारी, तो एक है बैंक्स या मतलब फाइनेंशियल्स, उसमें तो मुझे लगता है कि लास्ट 5-10 ईयर्स में कोई री रेटिंग नहीं हुई। जितनी जितनी अर्निंग्स ग्रो होती है उस हिसाब से वो स्टॉक चलते हैं। वो ऐसे स्टॉक्स नहीं है जैसे कंज्यूमर सेक्टर में थे, जो
अर्निंग्स ग्रोथ हो रही है 10% पर एनम, लेकिन स्टॉक चल रहा है 25-30% पर एनम। ये जो आजकल के बड़े क्वालिटी स्टॉक्स गिने जाते हैं, इन्होंने अर्निंग्स कभी नहीं दी बड़े सालों से, अगर आप देखें 10 सालों से। तो वो हमने कम किया। और तीसरा सेक्टर है आईटी, जिसमें अर्निंग्स ग्रोथ अच्छी है, लेकिन उसमें वैल्यूएशन भी चेंज हो गई। तो पहले ये स्टॉक्स होते थे करीब 20 15 18 20 22 25 मल्टीपल के, अब वो हो गए हैं 30-35 मल्टीपल के, लेकिन अर्निंग्स ग्रोथ भी है। अब उसमें फॉर द मोमेंट हम कह रहे हैं कि ठीक है, बिकॉज जेन्युइनली देयर इज डिमांड, जेन्युइनली ग्लोब में टेक्नोलॉजी स्पेंडिंग हो गई है ज़्यादा बिकॉज ऑफ कोविड एंड इवन अदरवाइज, एंड क्लाउड एंड ये साइबर सिक्योरिटी एंड एवरीथिंग, और आपको ऑनलाइन ज़्यादा होना है, तो उसके लिए वर्ल्ड वाइड पैसे बहुत खर्चे जा रहे हैं कंपनीज के द्वारा, और वो पैसे फिर इंडियन कंपनीज को भी फ़ायदा हो रहा है बिकॉज वो प्रोजेक्ट इंडियन कंपनीज करती हैं। सो ये जेन्युइनली डिमांड लगती है कि है, बिकॉज हाउ कैन द वर्ल्ड नाउ लिव, दैट मीन्स कंपनीज, कि उनको क्लाउड पे ना हो, या उनका ऑनलाइन प्रेजेंस बड़ा स्ट्रांग ना हो, उनका सोशल मीडिया ना हो, उनको साइबर सिक्योरिटी चाहिए, और जो भी नई नई, और उनको किसी को ड्राइवरलेस कार बना रहे हैं, कुछ ऐप्स कुछ बना रहे हैं, तो सबके लिए कुछ कुछ काम हमारे इंडियन कंपनीज टाइप कंपनीज का होता है। सो मे बी इट इज ट्रू दैट दिस कैन गो ऑन फॉर मेनी ईयर्स। तो अभी तो हमने कुछ नहीं चेंज किया, हमने मतलब हाई वेट है हमारा। अच्छा सर, एक नई थीम आजकल बड़ी चर्चा में आ रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ी हुई, और दूसरा सोलर एनर्जी से जुड़ी हुई। तो आप निवेश कर रहे हैं इस थीम में, या अभी देखना बाकी है? बिल्कुल भी नहीं कर रहे, ना करने का प्लान बनाया है, क्योंकि सोलर सेल वगैरह तो जी अब ग्लोबल कमोडिटी है। अब उसमें हमें कहाँ से समझ आएगी कि वो चाइना वाले कितने में बना रहे हैं वो सोलर सेल, या इंडियन बना रहा है? वो तो बड़ा मुश्किल काम है हमारे जैसे सिंपल लोगों के लिए। और इलेक्ट्रिक व्हीकल में ये है कि जी हमारे हिंदुस्तानी कंपनियां बेचारी कहती हैं कि हम $2 बिलियन खर्चेंगे और $1 बिलियन खर्चेंगे इन मेकिंग एन इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो पहले तो आप 2024 में बनाइए, फिर दिखाइए। लेकिन अगर आप खाली गूगल में टाइप करके देखें कि वोक्सवागन कितने पैसे खर्च रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल में, फोर्ड कितने खर्च रहा है, जनरल मोटर्स कितने खर्च रहा है, नॉर्मली द रेंज इज 30 बिलियन, $35 बिलियन टू डेवलप इलेक्ट्रिक व्हीकल। अब हमारे बंदे 2 बिलियन में कौन सी इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनाएंगे, और चलेगी कि नहीं चलेगी कि क्या पता किसी को। तो अगर बन भी गई तो क्या हो गया, उसकी दूसरी गाड़ी नहीं चलेगी तो इलेक्ट्रिक व्हीकल गाड़ी चल जाएगी। दिस इज ये लॉजिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाँ, अगर दूसरी चल इलेक्ट्रिक वाली बिक रही तो दूसरी कम बिकेगी। पॉइंट टेकन सर। सिंपल जी। क्योंकि सिंपल लॉजिक ये है जी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में लोग ये नहीं कह रहे हैं कि जब इलेक्ट्रिक व्हीकल आएगी तो कार की सेल्स बढ़ जाएंगी। वो लोग कह रहे हैं कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल कार लेंगे आईसी इंजन कार के बदले। अब हर आज कोई भी कंपनी ये नहीं कह सकती कि मैं आईसी इंजन ही बनाता रहूंगा, ये तो कोई नहीं कह सकता। सबको इलेक्ट्रिक व्हीकल बनानी पड़ेगी, इफ दैट इज द वे वर्ल्ड इज गोइंग। तो हर कंपनी अपने पैसे खर्चेगी टू ट्राई एंड मेक एन इलेक्ट्रिक व्हीकल। करेक्ट। अगर सबकी इलेक्ट्रिक व्हीकल उतनी ही अच्छी हुई जितनी उनकी करंट आईसी है, तो सबका मार्केट शेयर सेम रहेगा। आपने इतने पैसे वेस्ट किए, कुछ फर्क नहीं पड़ा, अब आपकी आईसी कार चलने लग गई दूसरे के बदले। लेकिन हो सकता है कि किसी एक कंपनी की आईसी इलेक्ट्रिक व्हीकल कार बेटर हो जाए देन अदर्स, तो उसका मार्केट शेयर चेंज हो जाए। आपका आईसी इंजन में, आईसी कार में 10% शेयर था, लेकिन आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल अच्छी निकली, वो 15 या 20% शेयर हो गया। हो सकता है, लेकिन आज किसी को क्या पता कि किसका होगा। बिल्कुल ठीक अभी बात है। हम क्या पता। तो इसलिए अभी मतलब ये तो, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम अगर एवरीबॉडी इज पुटिंग इन मनी, इट इज लाइक अ लॉटरी की किसी की बहुत बेटर हो जाएगी। अगर सबकी इन लाइन रही हम्म। विद व्हाट दे आर करंट डूइंग, तो ठीक है, आपकी ये सेल के बदले वो वाली सेल हो जाएगी। ना तो कोई कह रहा है कि उस कंपनी की उस कार की मार्जिन ज्यादा होगी, या प्राइस ज्यादा होगी, या सेल ज्यादा होगी, वो सब्स्टिट्यूट कर रहा है। एब्सोल्युटली। अच्छा सर, एक तो चीज़ बताइए, सब्स्टिट्यूट, रियल एस्टेट खरीदना है, रियल एस्टेट शेयर खरीदने, या दोनों नहीं? अच्छा, नहीं या रियल दोनों? एस्टेट भी एस्टेट खरीदने का मुझे नहीं पता, मैं सोच रहा था, लेकिन रियल एस्टेट स्टॉक तो खरीदना है। ओके। रियल एस्टेट स्टॉक खरीदना है, यस, बिकॉज रियल एस्टेट में भी काफी साल हो गए वेयर देयर वाज नथिंग एंड प्राइसेस रही फ्लैट टू डाउन, एंड लोगों की एबिलिटी बढ़ गई इन टर्म्स ऑफ सैलरीज या इनकम्स, और साथ में अब लोगों को लगा कि उनको बड़े घर चाहिए, और एटलीस्ट बेटर घर चाहिए, बिकॉज लोगों ने डिस्कवर किया कोविड टाइम में वर्क फ्रॉम होम में, एंड कंपनीज कम हो गई जो रियल एस्टेट में हैं, मतलब इन द सेंस जो प्रोजेक्ट्स करते हैं, बिकॉज एज आई वाज सेइंग लोग अब
छोटी कंपनियों के पास या शेडी या शेकी कंपनियों के पास नहीं जाना चाहते, बिकॉज़ अब उनको ये डर आ गया है कि भाई प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होगा तो अटक जाएँगे। सो यू विल गो टू बिगर गाइज़ एंड मोर ऑर्गनाइज्ड गाइज़। सो येस, रियल एस्टेट और प्लस आईटी वगैरह के चलने से एंड ये यूनिकॉर्न्स के चलने से और ये प्राइवेट इक्विटी, तो ये अब नए-नए लोग जिन्हों, क्योंकि आपको हर वक़्त कोई पॉकेट चाहिए ऑफ पीपल हू आर मेकिंग गुड मनी एंड हू विल बाय हाउसेज़ नाउ। ठीक बात है। तो तो या द न्यू पीपल आर मेकिंग। हाँ, तो लोगों की कमाई बढ़ रही है और ज़ाहिर सी बात है फिर वो खर्चा करेंगे। अच्छा सर, मैं शो ख़त्म करूँ उससे पहले 1-2 चीज़ें आपसे पूछना है, पर्सनली पूछना है वो। तो जनरली आप सिंगापुर में होते हैं, कभी दिवाली पर, कभी इंडिया में होते हैं, तो सिंगापुर की लिटिल इंडिया की दिवाली ज़्यादा पसंद है या इंडिया की दिवाली? इस बारी मैं वैसे दिवाली में दिल्ली में हूँगा, ओके। लेकिन तो सिंगापुर में मोस्ट ऑफ द टाइम होते हैं। सिंगापुर में बड़ा ऑर्गेनाइज्ड है सब कुछ। हुँ, एक ही मार्केट में आपको जाना है हुँ, और उसमें डेकोरेशन वगैरह तो आई थिंक इंडिया से बेटर भी होती है। हुँ। इंडिया में है कि आप अलग-अलग मार्केट में अलग-अलग फ्लेवर देख रहे हैं और अलग-अलग एक्साइटमेंट है। ब और समीर सर की फ़ेवरेट दिवाली, चिंता मत करिए, पिक नहीं पूछ रहा हूँ सर, स्वीट्स पूछ रहा हूँ। स्वीट्स या दिवाली से कनेक्टेड नहीं है जी, वो तो जब मर्ज़ी गुलाब जामुन खिला दो हम खा लेंगे, वो दिवाली क्या? तो बिल्कुल सर, तो कोई गुलाब वो नहीं। जामुन ड्यू रहे, जब भी अगली मुलाकात आपके साथ होगी मुंबई में या फिर कहीं और, तो मेरी तरफ से दिवाली की स्वीट्स या फिर वैसे ही आपको पसंद है तो आई होप गरम-गरम गुलाब जामुन विद आइसक्रीम, राइट सर? ओके, डन 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 डन। बिल्कुल सर। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। थैंक शुक्रिया थैंक यू आपका जी। वक़्त निकालने के लिए हैप्पी और हमें दिवाली हैप्पी के इस स्पेशल शो में पूरा डायरेक्शन बाज़ार का बताने के लिए, अपने विचार रखने के लिए, और आपको एक बार फिर से दिवाली की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ सर। थैंक यू, हैप्पी दिवाली। तो ये थे समीर अरोड़ा साहब बताते हुए दिवाली के बारे में, और उनका ये मानना है कि अब भी बाजार में अगले 1 से 3 साल के लिए पैसा लगाने के ढेर सारे मौके हैं। लंबी तेजी का मार्केट है और ये जो कुछ भी आपको दिख रहा है दिवाली से पहले, ये है हल्का फुल्का रनिंग करेक्शन, जिसका इस्तेमाल आप अच्छे शेयरों को खरीदारी करने के लिए करें। तो ये दिवाली दमदार डिमांड वाली इस शो में इतना ही। मिलेगा हमसे फिर से दिवाली के इसी तरह के और बेहतरीन शोज़ के साथ। नमस्कार।